अपने आसपास मोहल्ले में देख लीजिए, पूरे शहर में देख लीजिए, पूरे समाज में देख लीजिए, जो भी झगड़े होते हैं अधिकांश मामले भाइयों और भाइयों के बीच में होते हैं और उनमें भी ज्यादातर संपत्ति को लेकर के एक दूसरे के साथ मारपीट होती है, एक दूसरे का खून बहाया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने भाई के लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ है, नाम है संजय आजाद। संजय आजाद पत्रकार भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और आरटीआई पर भी अच्छा खासा दखल रखते हैं। संजय जी। जी नमस्ते। दौलती के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपका भी। कितने भाई हैं? 6 भाई थे, लेकिन हम इस समय अकेले ही हैं, समझिए। इस समय है जी। दूसरे भाई आपके बड़े थे, राजनीति में भी थे। जी। क्या नाम था? अशोक आजाद नाम था। क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ जो है पॉलिटिकल मर्डर हुआ था और यहीं के लोगों ने जो है राजनीति के उसमें जो है उनको मौत के घाट उतार दिया गया। कब की घटना है? ये 15 जून 1993 की घटना है, हमारी आंखों के सामने। आपकी उम्र क्या थी उस समय? उस समय हमारी उम्र 20-21 साल की रही होगी। हाँ, किस क्लास में पढ़ते थे आप? हम बीए में थे उस समय। अच्छा जी। आपके भाई जिनकी हत्या हुई थी उनका नाम अशोक आजाद था। जी। क्या करते थे वो वकील भी थे और सभासद भी थे निराला नगर वार्ड के। हाँ। और काफी सामाजिक सेवाओं में उनका बहुत अच्छा खासा दखल था। डालीगंज के रहने वाले थे? डालीगंज के। हाँ, जी। क्या हुआ था? उनके पीछे जो है लखनऊ का एक मेयर था पहले, अखिलेश दास। तो उसने जो है तमाम जो है नगर महापालिका की जमीनों को बेचना शुरू किया था, जिसका हमारे भाई ने विरोध किया था कि ये गलत है। और आज आप देख सकते हैं बीबीडी वगैरह जो बना हुआ है वो उन्हीं जमीनों पर बना है जी। अगर वो होते तो शायद ये बीबीडी आपके सामने ना होता। ये गलत सब तालाब की जमीनों पे, सरकारी जमीनों पर बना हुआ है, ग्राम समाज की जमीनों पर बना हुआ है। उनकी दखलंदाजी के चलते उनको मौत के घाट उतरवा दिया गया। किसने? अखिलेश दास ने उतरवाया था। और जो रामाधीन सिंह इंटर कॉलेज का प्रबंधक, हिस्ट्री शीटर प्रबंधक है, और ये हिस्ट्री शीटर भूमाफिया है, सूर्य कुमार उर्फ सूरज वर्मा, हसनगंज थाने का। और राजनीति में इसकी अच्छी खासी पकड़ है। और 15 जून 93 को हमारे भाई की हत्या इसके द्वारा कर दी गई थी हमारी आंखों के सामने। कैसे हुई थी? हम लोग जा रहे थे, बाबूगंज से आ रहे थे, उधर दांतों का इलाज कराकर भैया आ रहे थे दिखाकर, और हमारी आंखों के सामने सूरज वर्मा और 2 आदमियों ने घेर लिया और वहीं पर उनको मौत के घाट उतार दिया। समय क्या था? समय लगभग वही 7:30 पौने 8 बजा था। भाई आपके साथ थे? मेरे साथ थे, वही गाड़ी चला रहे थे, स्कूटर, प्रिया स्कूटर थी। के ऊपर उन्होंने हमला नहीं किया? बिल्कुल, हमारे ऊपर भी किया। हमने तो सोचा था कि उस समय शायद वो मिलने के लिए रोका है। भैया चूंकि समाज सेवी थे, उसी वार्ड के सभासद भी थे। तो जैसे ही उसने रोका और गाड़ियां उतनी ही देर में 6-7 गोलियां चल चुकी थी। हम स्कूटर के पीछे से उतरे, जल्दी से ईटा उठाने के लिए झुके तो हमारे ऊपर से भी फायरिंग हो चुकी थी। सूरज ने हमारे ऊपर भी फायर कर दिया था। फिर हम भैया को पलट के देखा वहीं पर। जब वो पूरी तरह से उसको ये एहसास हो गया कि वो मर गए हैं, तब उसने छोड़ा। फिर हमको दौड़ाया, वहीं पर हम भागते हुए गए चिल्लाते हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैसे कह सकते हैं आपकी अखिलेश दास का हाथ था उसमें? क्योंकि उस समय भैया हमारे पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर चले गए थे और जमीनों को घोटाले उजागर कर रहे थे, और काफी पेपरों में जो है खूब उनका आ रहा था, खूब विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि अगर ये रहेंगे तो हम जिस वजह से हम मेयर बने हैं, हम शायद उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। तो रास्ते से कांटा निकाला गया हमारे भाई को। ये सूरज वर्मा किस पार्टी के थे? ये उस समय समाजवादी पार्टी में था। इसके ऊपर जो है समाजवादियों का जो है पूरा अच्छा खासा संरक्षण था इसको। और अखिलेश दास किस पार्टी में थे? अखिलेश दास कांग्रेस पार्टी से मेयर था। आपके भाई किस पार्टी में थे? वो कांग्रेस सभासद दल के नेता। तो कांग्रेस से और कांग्रेस का झगड़ा था ये। सूरज वर्मा कुर्मी है? जी। आप भी कुर्मी हैं? जी। कुर्मी जबकि बहुत एकजुट जात मानी जाती है, आप दूसरे बीच में खूनी रंजिश कैसे शुरू हो गई? ये उसी समय से खूनी रंजिश, क्या भैया तो हमारे चले गए, उसके बाद कानून से हमको न्याय नहीं मिला। कानून ने उसको संदेह का लाभ देते हुए, जबकि हमारी आंखों के सामने मर्डर होता है, भाई हमारे मार दिए जाते हैं, बावजूद इसके कानून ने हमें न्याय नहीं दिया। उसके बाद हमने कलम उठाई अपनी, हमने कहा हम कलम से लड़ेंगे। आज उसी कलम के बल पर हमने बहुत सारे इसकी जो अवैध कार्य थे,
जैसे कि रामाधीन सिंह इंटर कॉलेज की आड़ में 7 बीघा जमीन पर जो है अवैध निर्माण किया गया था। इसकी जब हमको जानकारी मिली 2005-06 में, तब हमने एक मुहिम छेड़ी कि इसको हम, कानून ने हमारा साथ नहीं दिया लेकिन हम इसको अपनी कलम से जरूर गिराएंगे। लेकिन आप चाहते तो इस मुहिम के बजाय जी हाई कोर्ट में जाते, सुप्रीम कोर्ट में मामले को ले जाते। उस समय हम कानून का इतना ज्ञान नहीं था। जो सरकारी वकीलान थे उन्होंने हमसे पैसा लिया कि हाई कोर्ट में इसकी अपील करेंगे। अपील में करीब 25-30 साल लग जाते हैं। हमने पैसा भी दे दिया उस समय 2000। कौन थे वकील? एक पीसी सोनकर थे और एक कोई और जो जिनके जो है भाई शायद जज भी बन गए थे बाद में। तो उन सब ने जो है हमारे साथ चीटिंग की कि उस समय 95 में जब संदेह का लाभ देते हुए बद्री निवास पांडे एडीजे 5th हुआ करते थे, उन्होंने संदेह का लाभ देते हुए हमारे जो भाई के हत्यारे थे इन सबको बरी कर दिया। तो ये भी तो हो सकता है कि पुलिस साक्ष्य नहीं जुटा पाई और अदालत ने उसको बरी कर दिया। इसको कैसे कह सकते हैं कि इसमें न्यायपालिका ने ही बेईमानी की? बिल्कुल, हमारे साक्ष्य, हमारे कपड़ों पर लगा खून और हमारी वहां छूटी हुई चप्पलें घटना स्थल पर, ये सब पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया था। क्योंकि अखिलेश दास मेयर था उस समय और उस समय अरुण कुमार गुप्ता एसएसपी थे लखनऊ के। इन सब की मिली भगत से, और जो थाना इंचार्ज था चंद्रभान दुबे, इन सब की मिली भगत से हमारे भाई के हत्यारों को जो है सांठ गांठ करके और उस पे जो है गलत विवेचना के तहत उसको पूरा लाभ दिया गया, अनुचित लाभ दिया गया। और उसमें पूरा पुख्ता हमारे पास, हमने जो है मुख्य न्यायाधीश महोदय को उस समय लिखा, राष्ट्रपति महोदय को लिखा था, उस समय प्रधानमंत्री महोदय को लिखा था जब ये फैसला आया था हमारे खिलाफ में, यानी कि जो बरी किया गया संदेह का लाभ देते हुए। हमने तत्काल जो है उस पर सब कहीं लिखा पढ़ी की थी। आज भी वो फाइल मौजूद है। बावजूद इसके कहीं से कोई पुरसा हाल नहीं, न्याय नहीं मिला हमको। तो जिन वकीलों ने आपसे पैसा ले लिया था जी, उन्होंने दावा किया था कि आपको न्याय दिला देंगे? बिल्कुल दावा किया था कि हाई कोर्ट में जो है इसकी अपील सुनवाई में जरूर से इसकी सुनवाई होगी। और उसके बाद जब ये आरटीआई एक्ट आया तो हमने दिमाग लगाया कि आरटीआई एक्ट में लॉ पूछे हम नहीं, तो, लेकिन ये तो 2005 में आया। ये 2005 में लेकिन आया। फैसला हुआ 95 में, 95 में। तो 95 से लेके 5 बजे तक, 2005 तक आप क्या कर रहे थे? पूरी हम लिखा पढ़ी कर रहे थे। हमारे फाइल मौजूद है, शासन प्रशासन, क्या भारत के राष्ट्रपति और सब कहीं यही कि हमें न्याय नहीं मिला किसी भी कोर्ट से और इस तरह से हमारे साथ अन्याय किया गया है। निष्पक्ष जांच कराई जाए, इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। और अखिलेश दास की पूरी हमने 7-8 पन्ने का जो है टाइपिंग करके हमने तो 10 साल तक यही किया हमने, यही करते और रहे। उसके बाद 2005 के बाद से आप इनकी सूरजपाल की संपत्ति रामाधीन कॉलेज की को लेकर के पड़ गए। जी जी। तो क्या आपका कोई आर्थिक लाभ तो नहीं है सर? नहीं, इसमें हमें अगर आर्थिक लाभ कमाना होता तो आज हम भी करोड़पति बने घूम रहे होते। हाँ। और ये शब्द जो है जस्टिस उमानाथ सिंह ने, जब हमने एक PIL दाखिल की थी 2012 में जी, तो उन्होंने यही कहा था कि आप ब्लैकमेलर हो सकते हैं। तो हमने उसी समय कहा था कि श्रीमान जी अगर हम ब्लैकमेलर होते तो आपकी अदालत में नहीं आते, हम उसी हिस्ट्री सीटर भूमाफिया के उसमें चले जाते और करोड़ों रुपया कमा लेते। तो उस समय बड़ा आघात लगा था जब उन्होंने भरी अदालत में हमारे साथ ये ऐसी भाषा की थी। तो हमारे पिताजी चूंकि सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे लखनऊ के, जेल यात्राएं की, अनेकों यातनाएं दी गई उनको और उनका इतिहास है सरकारी किताबों में। तो अब आरटीआई का सहारा लिया आपने? जी, आरटीआई। क्या आपको लगता है कि आरटीआई में आपको न्याय मिलता रहा? आरटीआई में शुरुआती दौर में हमको न्याय मिला वर्ष 2009-10 में। उसके बाद आरटीआई का हश्र इतनी बुरी तरह से वो प्रभावित हुआ। हश्र क्या हुआ कि आरटीआई में लोग ऐसे आने लगे कि सब सत्ताधारियों के ही सब नुमाइंदे बनते वहां बैठ गए। कब से? ये 2010 के बाद से। कौन कौन से ज्यादा आपका दिल टूटा या दिमाग टूटा? ये जब से अखिलेश यादव की सरकार आई, उसमें जो भी जावेद उस्मानी आए जैसे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में, उनके जो भी साथी। लेकिन जावेद उस्मानी के बारे में कहा जाता है कि वो कामचोर तो थे लेकिन बेईमान नहीं थे। बेईमान, ऐसे बेईमान ही कहेंगे। हमने कई मामले अपने ही ये इस अवैध निर्माण के अलावा हमने समाज हित में, समाज सेवा में बहुत से मामले उजागर करना चाहे। जैसे कि छात्रवृत्ति को लेकर, बच्चों की छात्रवृत्ति, विधवावस्था, वृद्धावस्था पेंशन को लेकर करोड़ों अरबों के मामलों का खुलासा करना चाहा।
और आपके प्राइवेट नर्सिंग होम्स को लेकर हमने आरटीआई लगाई समाज व्यापक जनहित में, लेकिन कहीं से कोई हाल नहीं मिला। सब में ये लोग मिली भगत करके भ्रष्टाचारी जन सूचना अधिकारियों को बचाते ही आए हैं। और आज के दौर में हालात ये हैं कि बद से बदतर हो चुके हैं। हम लोग अपनी जान हथेली पर रखकर बड़े बड़े खुलासे करना चाहते हैं 10 रुपए में, लेकिन 10 रुपए की आड़ में ये लोग करोड़पति बनते जा रहे हैं। जो सूचना आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं ये सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कैसे करते जरा हमको बताएं। ये इसमें ये करते हैं, जैसे हमने, आप मान लीजिए अवैध निर्माणों को लेकर हमने फला जमीन का मामला उठाया, पूछा हमने एलडीए से कि ये इस जमीन का इसका नक्शा पास है कि नहीं है, तो एलडीए वाले घुमाते हैं, क्योंकि अगर उजागर हो जाएगा तो एलडीए के जो घूसखोर भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी पोल खुल जाएगी और उसमें एलडीए के मुखिया भी लपेटे में आएंगे और शासन प्रशासन में बैठे जो आवास विभाग में जो भी प्रमुख सचिव स्तर के हैं वो भी लपेटे में आएंगे। क्योंकि देखिए रामाधीन सिंह इंटर कॉलेज के जो अवैध निर्माण है इसमें 10 रुपए में हमने बहुत कुछ उजागर किया। 10 रुपए में 14,40,56,002 रुपए का घोटाला ऑडिट करवाया, बावजूद इसके कोई पुरसा हाल नहीं, क्योंकि वो सत्ता में आ गया। जो भूमाफिया है वो सत्ता में अपनी पैठ बना चुका है और अवैध निर्माणों पे कमल के झंडे लहरा रहे हैं। आप देख सकते हैं वहां पर शिलापट लगा हुआ है जिसमें लालजी टंडन और उसके ओम प्रकाश सिंह मंत्री हुआ करता था, उसका भी शिलापट पे नाम है, और ये आपके विनय कटियार, इन सबके नाम है वहां पर बाकायदा। समस्या कहाँ है? आरटीआई है या शिक्षा विभाग है या सोसाइटी एक्ट है या डीएम या कमिश्नर ऑफिस है या एलडीए? ये देखिए जितना भी आपने नाम लिया ये सारे विभाग मिले हुए हैं। आरटीआई से लेकर हाई कोर्ट तक हम खुलकर आरोप लगा रहे हैं, सब लोग मिले हुए हैं। वरना एक ईमानदार, हम यहाँ पे एक तारीफ भी करेंगे कि योगी सरकार में जो ईमानदार अधिकारी थे उन्होंने अपनी ईमानदारी की कलम से हमारे मिशन को यहाँ तक पहुंचाया। जैसे कौन कौन? जैसे कि ऋतु सुहास जी थी, विहित प्राधिकारी थी लखनऊ विकास प्राधिकरण में, उन्होंने 1/9/2020 को बिना किसी हिला हवाली के और उन्होंने ध्वस्तीकरण आदेश पारित कर दिए। उसके बाद तमाम नेताओं के उनके पास फोन आए। वो तो बहुत पिद्दी सी पीसीएस अफसर थी, पिद्दी सी थी, लेकिन हमारे लिए आदरणीय बन चुकी थी, क्योंकि ईमानदार होता है और उसके लिए हम उनको तहे दिल से सैल्यूट करते हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से। नतीजा क्या निकला? नतीजा यही रहा कि वो तो ईमानदारी की कलम चलाकर चली गई। उसके बाद एक ईमानदार अफसर और आए, लखनऊ मंडल के मंडलायुक्त रंजन कुमार जी, उन्होंने भी पूरी ईमानदारी के साथ हिस्ट्री सीटर भूमाफियाओं के द्वारा दायर की गई अपील को सिरे से खारिज किया। उसके बाद आपका पुनरीक्षणवाद दाखिल किया गया हिस्ट्री सीटर भूमाफियाओं के द्वारा शासन में। वहां पर भी ईमानदार एक अधिकारी मिले, रणवीर प्रसाद जी, उस पुनरीक्षणवाद को भी खारिज किया। रंजन कुमार जी, जिन रंजन कुमार के बारे में आप कह रहे हैं जी, उनको बहुत शर्मनाक हालातों में मंडलायुक्त पद से हटना पड़ा और उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप थे। तो क्या आपको नहीं लगता है कि सब दिखावे के तौर पर आपके पक्ष में खड़े होते हैं और बाद में बहुत नंगे दिखाई पड़ते हैं? यहाँ पे मामला ये व्यापक जनहित से जुड़ा हुआ था। हमारे मामले में उन्होंने ईमानदारी की कलम चलाई, ये हम मूल वही प्रश्न है जी कि जिस ईमानदारी की बातचीत कर रहे हैं क्या जमीन पे कहीं दिखाई पड़ता दिख रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक तरफ योगी को ईमानदार बनाते हैं, अखिलेश को ईमानदार बनाते हैं, लेकिन उनके टीम से लेके आपको बड़ा ऐतराज होता है, क्यों ऐसा? नहीं, हमने ईमानदार ना योगी को बनाया, न ही अखिलेश यादव को बनाया और न ही मायावती को। ईमानदार हम बना रहे हैं जो ईमानदारी के साथ जो नौकरशाह अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं, उनकी ईमानदारी पर ब्रेक लगाने का काम आज की न्यायपालिका में बैठे जज साहबान कर रहे हैं। जैसे कि आपका अकबर नगर ध्वस्त किया गया, उस पर कोई भी हीला हवाली नहीं की गई, 24 घंटे के अंदर आदेश पारित कर दिए जाते हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर जो सत्ताधारी भूमाफिया हैं उन पर हमारी न्यायपालिका में बैठे हुए जज साहबान मेहरबानियां बरसाते हैं। दो ही बातें हैं, या तो आप न्यायपालिका, शिक्षा विभाग, सोसाइटी, फर्म और एलडीए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नरेट, वहां के अफसरों को चुल्लू और पानी में डूब जाना चाहिए या फिर आपको चुल्लू और पानी में डूब जाना चाहिए? देखिए, हम क्यों चुल्लू और पानी में डूबे? चुल्लू और पानी में तो डूबना चाहिए इन सबको, निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक जितने भी
जो कि जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम चुल्लू भर पानी में डूब जाएंगे तो इस देश की नैया कौन पार लगाएगा। और बहुत से हमारे साथी हैं जो इस देश को देश हित में लगे हुए हैं, जनहित में लगे हुए हैं, उनके मिशन पर ये जो सब बैठे हुए हैं चुल्लू भर पानी में जिनको डूब जाना चाहिए, ये सब ब्रेक लगा रहे हैं। इस समय सबसे बड़ा आपका झगड़ा आरटीआई से चल रहा है? जी जी, आरटीआई से चल रहा है। और न्यायपालिका में जो हमारी जनहित याचिका संख्या जो पेंडिंग है, रखी गई है वकीलों की मिली भगत से, जो शासन स्तर पे वकीलान पैरोकारी में लगे हुए हैं, अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। आरटीआई से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, अपने आप के एक्टिविस्ट कहते हैं, वो भी तो बहुत बेईमान होते जा रहे हैं। बिल्कुल, बेशक आपने सही कहा। और उन्हीं की देन है कि आज हर आरटीआई एक्टिविस्ट को शक के नजरियों से देखा जाता है। कुछ धंधेबाज आरटीआई एक्टिविस्ट भी पैदा हो चुके हैं। अच्छा जी, कौन है? अब ये नाम नहीं लेंगे। तो डर रहे हैं आप? नहीं, डर काहे का। जो धंधेबाज हैं वो खुलकर चैनल पे नहीं आएंगे, और जो वाकई में जनहित में लगे हुए हैं वो आपसे रूबरू होते रहेंगे। हमारे हरपाल बाबू जी हैं, ये व्यापक जनहित में लगे हुए हैं। हाँ। और जो एक हमारे अशोक कुमार गोयल जी थे, बेचारे पैरालाइसिस हो गया उनको, इसी आरटीआई की देन है कि आज वो बेचारे बिस्तर पकड़ लिए। और जितने भी लोग हैं, और भी तमाम आरटीआई कार्यकर्ता हैं देश में, पूरे देश में, और यहाँ लखनऊ में भी बहुत से आरटीआई कार्यकर्ता हैं जो अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं। हमारा प्रश्न है, जो धंधेबाज आरटीआई में है किस तरीके से करते हैं? यही है कि पहले जो है वो आरटीआई लगाते हैं फला विभाग की, फिर उनसे सौदेबाजी करते हैं पर्दे की आड़ में, धारा 6(1) लगा दिए, उसके बाद जो है प्रथम अपील लगा दिए, फिर सेकंड अपील के पहले जो है तय तोड़ करके मामले को वहीं पे ठंडे बस्ते में डलवा देते हैं। हाँ, लेकिन जो 25,000 रुपए तक का जुर्माने की बात है जी, उसको भी तो बहुत बुरी तरीके से वाश किया जा रहा है। जी जी जी, ये जो योगी सरकार राइट ऑफ किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, ये गलत गैर कानूनी ढंग से कर रहे हैं। हमने इस पर भी आरटीआई लगाई है 2 अगस्त 2024 को, अभी रिसेंटली लगाई है। हमने पूछा है मुख्य सूचना आयुक्त से कि आपके कार्यकाल में और आपके शागिर्द जितने भी हैं, इनके कार्यकाल में जितने भी ये दंड माफी के आदेश पारित किए गए, उनकी सूचना उपलब्ध कराई है। कौन है आरटीआई जो आयुक्त है, सूचना आयुक्त? ये सबसे पहले तो बड़े जो मुखिया हैं डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा जी, जो पुलिस विभाग से ताल्लुक रखते हैं। ये हैं, ये जब से आए हैं हिटलर शाही अपनी कर रहे हैं और डंके की चोट पर कर रहे हैं। इनके आगे ना सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है, उनके आदेश सब बेमानी है। वो कहते हैं हमारा आदेश ही सर्वोपरि है। जी जी जी, धारा 18, धारा 19(3) इनकी बला से। और कौन कौन? पहले राजकुमार विश्वकर्मा हैं, फिर ये सुधीर कुमार सिंह हैं, गिरिजेश चौधरी हैं, दिलीप अग्नोत्री जी हैं, फिर आपके पद्म नारायण द्विवेदी जी हैं। कोई बात नहीं, हमारी नजर में बेईमान थे जावेद उस्मानी। उसके बाद उनके जो भी थे सब, जावेद उस्मानी, अरविंद सिंह बिष्ट और प्रमोद कुमार तिवारी, सुभाष चंद्र सिंह, अजय उप्रेती, नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, हाँ हर्षवर्धन शाही, पत्रकार जितने भी आते हैं ये सब जो है इतना भ्रष्टाचार करते हैं, हमें तो ताजुब होता है, हम दंग रह जाते हैं कि ये पत्रकारिता कैसे करते होंगे अपने जमाने में। ज्ञानेन्द्र शर्मा जी थे, हमारे मामले में सुने थे, और डीसी लाखा हुआ करते थे प्रमुख सचिव समाज कल्याण। डीसी लाखा जब सचिव तलब हुए तो उन्होंने हमें भी नमस्कार किया कि साहब हमारे सामने आ जाते ये। तो हमने ज्ञानेन्द्र शर्मा जी से हमने कहा था कि श्रीमान जी आप इनसे पूछे कि सचिवालय में जाने के लिए एक आम आदमी को क्या क्या झेलना पड़ता है, उसका पास कैसे बनता है। तो ज्ञानेन्द्र शर्मा जी ने बाकायदा उनको हिदायत दी थी, आपने वहां पर क्यों नहीं बोर्ड लगा के रखा है जन सूचना अधिकारी का, उसका पद नाम लिखते हुए मोबाइल नंबर क्यों नहीं लगा रखा। जी, सूचना आयोग के जो वाद चल रहे हैं जी, उसमें सरकार की तरफ से वकील भी आ रहे हैं, उस पर आपने एतराज भी किया था? बिल्कुल एतराज किया है। क्या? यही कि वो वकीलान वहां पर नहीं आ सकते हैं। क्यों? ये सब सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। लेकिन कुछ वकीलों का कहना है कि उस पर बाकायदा सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति है और उस पर बार एसोसिएशन बन चुका है। देखिए वो बार एसोसिएशन भी गलत बना है, वो आवे लेकिन काला कोट पहनकर ना आवे। वहां पर मेहरबानी करके वो जो है उसको मुकदमेबाजी का अड्डा ना बनाए, लेकिन वकीलों को आना है तो वो जो जन सूचना अधिकारी है वो अपने वेतन से पैसा देगा। जितने भी सरकारी विभाग हैं, एलडीए में देखिए पैनल में आ गए वकील, एलडीए के वकील
20-20 वकील वहां पे नियुक्त कर दिए गए। वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या जो 25,000 रुपए जुर्माना है उसको साफ कर हटा देना, अपने आदेश को खुद ही संशोधित कर देना, वो ज्यादा खतरनाक है या वकीलों का आना? देखिए, दोनों ही खतरनाक है। आप जुर्माने को माफ कर ही नहीं सकते, ये तो एक्ट में प्रावधानित भी नहीं है। तो कैसे कर दिया उन्होंने? ये जबरन कर रहे हैं। तो वहाँ क्या करने जाते हैं? आपको न्याय मिलता तो वहां जाते हैं अपने 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 हक के लिए, तो हम लड़ेंगे ही कि किस तरह से बेचारे लोग आते हैं व्यापक जनहित पे और किस तरह से उनको उत्पीड़ित किया जाता है। संजय आचार्य हिम्मत नहीं हारे हैं और अपने भाई जैसे अपने आरटीआई कार्यकर्ताओं और आम आदमी के हितों को लेकर के जान देने पर आमादा है, खून देने पर आमादा है। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती के लिए कुमार सोयर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।